विटामिन की आवश्यकता होती है? जो कमजोर हड्डी वाले व्यक्ति होते हैं उनके शरीर को विटामिन डी। हाँ बिल्कुल, विटामिन डी। ठीक है ना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विटामिन डी। इस विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है बेटा वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। अच्छा, ये किससे मिलता होगा? इसका सोर्स क्या है? सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से। वेरी गुड, है ना। अब हमने कुछ विटामिन और पढ़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पर विटामिन हमारे पास विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बिल्कुल, रेटिनॉल। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रतौंधी। रतौंधी, है ना। उसके बाद है बेटा विटामिन B1 से लेकर के और B12 तक, है ना। इनके नाम बताने, कौन कौन से विटामिन हो सकते हैं और क्या क्या नाम होंगे इनके? इनका सबसे पहले हमें क्या बताना है? रासायनिक नाम। एक तो क्या होगा? रासायनिक नाम इनके क्या क्या होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? पहले विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, पहला है हमारे पास विटामिन। इसका यदि देखेंगे, विटामिन जो बी है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है ना। किसके नाम से जाना जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पहला है विटामिन B1, जिसका नाम क्या है बेटा? थायमीन। इस बिल्कुल, वेरी गुड। इसको कह सकते हैं हम थायमीन। क्या कहा जाता है इसको? थायमीन। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो है थायमीन, है ना। एक छोटा क्वेश्चन इससे बनना है, इसलिए मैं इसको रिवीजन करवा रहा हूँ। एक तो थायमीन होता है। इसकी कमजोरी से कौन सा रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। बिल्कुल, वेरी वेरी। जिसको हम क्या कहते हैं? नसों की कमजोरी भी कह सकते हैं ना। नसों की कमजोरी होना, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा बेटा? राइबोफ्लेविन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विटामिन B2 का नाम होगा राइबोफ्लेविन। क्या होगा? राइबोफ्लेविन। ये विटामिन बी। इसकी कमी से होता है जैसे आंखों में जलन होना, ठीक है, या जीभ लाल हो जाना, होंठ फटना, ये सारे के सारे इसी के कारण होता है। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। हाँ, नियासिन, गुड। विटामिन B3 का नाम है नियासिन, वेरी गुड। आप लोगों ने अच्छी तरह याद करके नियासिन, नियासिन, है ना। और इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं बेटा, है ना। और इससे जो हमारे त्वचा संबंधित रोग होते हैं वो होते हैं, है ना। विटामिन B5 का नाम क्या है? इसमें ऐसा होता है ना कि यदि हम किसी विटामिन को छोड़ दें और बाई चांस वही आ जाए तो तब दिक्कत है ना, इसलिए हमने सारे करने हैं। इसको बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटा। ये थोड़ा सा हमने कम मेहनत की इस पर। पेंटा, है ना। पेंटा, पेंटोथोनिक एसिड, थैनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ये होता है इसका, है ना, रासायनिक नाम। और इसकी कमी से हमें थकान महसूस होती है ना। उसके बाद है B6। क्या है? विटामिन B6। इसका नाम क्या है बेटा? पैराडॉक्सिन। बिल्कुल, वेरी गुड। पायरिडॉक्सिन, है ना। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। ये पायराडॉक्सिन है ना। इसको हम पायराडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है, हमारी त्वचा से संबंधित रोग भी होते हैं, साथ साथ में जो नर्वस डिसऑर्डर होते हैं, है ना। और लास्ट वन इज विटामिन B12। और भी विटामिन है, लेकिन हम इन्हीं विटामिन के बारे में
पढ़ते हैं। और लास्ट विटामिन कौन सा आपका, विटामिन B12, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है बेटा? साइनोकोबाल्मिन। वेरी गुड, साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से हमारे बहुत सारे रोग होते हैं ना, विटामिन बी। और इसमें क्या कौन सा तत्व होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम साइनोकोबाल्मिन है। क्या है इसका नाम? साइनोकोबाल्मिन। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व है बेटा इसमें, जिसके कारण ये बहुत फेमस होता है? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा? कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। इसमें कोबाल्ट रहता है विटामिन B12 में, इसलिए बहुत कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। वेरी गुड, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बेटा, कि हमारे शरीर में संचित नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या होता है कि ये जल में घुलनशील है। इनमें जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन है? बी और सी। बिल्कुल, वेरी गुड। और वसा में? ADE के। बिल्कुल, वेरी गुड। वसा में जो घुलने वाले विटामिन हैं वो ADE के। ये सारे विटामिन क्या हैं? वसा में घुलने वाले हैं। विटामिन डी का नाम हम पहले जान चुके हैं ना, और इसको इससे होने वाला रोग स्कर्वी होता है। ठीक, ये हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसको देखो बेटा, यहाँ पर हमने इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। कैसे कैसे निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या? इससे 3-4 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इससे। यहाँ पर हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो Fe कैसे निकालते हैं? Fe की ऑक्सीकरण संख्या Cn का होल 6, और इस पर 4 माइनस चार्ज लगे हुए हैं, 4 माइनस चार्ज लगे हुए हैं। और इसमें हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो क्या करते हैं हम? Fe को क्या मानेंगे? आप लोगों को बोलना है। Fe को क्या मानेंगे बेटा? जल्दी बताओ। Fe को क्या मानेंगे? एक्स। बिल्कुल, x मानेंगे। ठीक है ना, Fe को हमने मान लिया x। और Cn का कितना होता है बेटा ऑक्सीकरण संख्या? Cn की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। -1। -1, वेरी गुड। ठीक है ना, Cn का होता है -1। ये कैसा लिगेंड है? प्रबल है, दुर्बल है? ये भी याद रखना हमने। देखो, -1 किया, अब बराबर क्या होगा? -4 आ जाएगा, है ना। -4, ये बराबर जितने यहाँ पर चार्ज होते हैं, यदि प्लस में होते तो प्लस लिखते, माइनस होते तो माइनस लिखते, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x -6, ये देखो चाहे -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4। अब ये इधर माइनस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। ये आप लोग सीख गए, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर +6 हो गया, -4 पहले से था, तो कितना बचा? देखो, प्लस के 6 हैं, माइनस के 4 हैं, तो किसके ज्यादा है? प्लस के 2 ज्यादा है। ये तो निकालेंगे हम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितने आ गए? +2 आ गया। ठीक है बेटा। और अब हम इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उप सह संयोजन संख्या कितनी है? उप सह संयोजन संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। 6। बिल्कुल, कैसे पता लगाएंगे? कैसे मालूम करेंगे बेटा? कैसे पता लगा आपको 6 है? ये आपको जानना भी है ना। कैसे कैसे हो सकता पता लगा? लिगैंड की संख्या देख के। बिल्कुल, वेरी गुड, ऐसे पूछ रहा था मैं, है ना। लिगेंड की संख्या को देख करके हम पता लगा सकते हैं। और लिगेंड्स कौन है? ये है बेटा लिगेंड्स। Cn की कितनी संख्या है? 6, है ना। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? उसको लिखा जाता है ना। तो यहां पर हमारे पास आ जाएंगे 6। ठीक है। दूसरा, इसमें एक तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, उपसंयोजन संख्या हो गया। तीसरा इसमें क्या और चीज हो सकती है? इसके हम देख सकते हैं कि ये है किस प्रकार की प्रवृत्ति का होता है। और क्या देख सकते हैं बेटे? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इसका पता भी हम कर सकते हैं, है ना। चलो बाद में देख लेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा।
इसमें +2 हमारे पास। इसमें देखो बेटा, प्राइमरी अमीन कार्बिल अमीन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं बेटा कार्बिल अमीन अभिक्रिया को प्रदर्शित? प्राथमिक अमीन। बिल्कुल प्राथमिक अमीन। और इसकी रिएक्शन बताओ, कार्बिल अमीन अभिक्रिया की रिएक्शन बताओ। कार्बिल अमीन अभिक्रिया की अभिक्रिया बतानी, क्या करेंगे? प्राथमिक अमीन की जगह क्या लेंगे? रिएक्शन बताओ बेटा। CH3 हाँ, CH2 CH3 CH2 गुड। OH OH होगा। NH2 अब NH2 होगा कि OH की जगह NH2 होगा? OH नहीं सर, वेरी गुड। हाँ, CH3 CH2 NH2 होगा, है ना? इस पर किसकी रिएक्शन करवाएंगे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताओ बेटा। CHCl3 CHCl3, ठीक है, गुड। उसके बाद किसकी रिएक्शन करवाएंगे? 3KOH वेरी गुड। हम क्या करवाएंगे यहाँ पर? 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। क्या बनेगा? CH3 हम्म, CH2 बिल्कुल, NC वेरी गुड, है ना? और प्लस इसमें क्या और बनेगा? 3KCl हम्म, प्लस H2O। प्लस H2, ठीक है ना? देखो वेरी गुड। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं प्रदर्शित, है ना? तो हमने पता लगाया प्राथमिक अमीन है। तो ये रिएक्शन ये तो पूछा हुआ था पिछले साल, लेकिन हो सकता है इस समय वो पूछे कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या है। तो हमें इस टाइप से पढ़ना, ठीक है ना, इस प्रकार से भी पढ़ना है ताकि अगले इस साल का क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाए ना। तो देखो हमने प्राथमिक अमीन लिया, प्राथमिक अमीन हमारे पास ये हो गया, ये भी हो सकता है, और CH3NH2 भी हो सकता है। ये हमारे पास प्राथमिक अमीन है बेटा, ये भी हो सकता है। एक तीसरा अमीन भी हमारा प्राथमिक अमीन हो सकता है, CH3 CH2 CH2 NH2, ये भी प्राथमिक अमीन है। जहां पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो प्राथमिक अमीन होता है, जहां पर NH जुड़ा होता है उससे क्या होता है? द्वितीयक अमीन होता है। ये याद रखना, ये क्या है? द्वितीयक अमीन हो गया, ठीक है ना? तृतीयक अमीन में क्या होगा? जहां पर केवल N जुड़ा होगा, जहां पर केवल N जुड़ा होगा वो तृतीयक अमीन होगा, ऐसे। तो हमें इस क्वेश्चन से ये पता लगना चाहिए, ये प्राथमिक अमीन तो होता है, लेकिन इसकी रिएक्शंस क्या है, इसकी अभिक्रिया कौन सा प्राथमिक अमीन है, कौन सा द्वितीयक अमीन है, कौन सा तृतीयक अमीन है, ये हमें पहचान में होने चाहिए, ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या है? अमीन्स है, अलग अलग प्रकार के अमीन्स, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है Cr3 पॉजिटिव है, क्रोमियम है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? पहले अब इससे हम और क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आना है ना? हम जिंक का भी देख सकते हैं, है ना? हमें कॉपर का ही याद नहीं रखना, बल्कि क्या करना, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है ना? क्रोमियम हो सकता है, बताओ। इसमें सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? इसमें सबसे पहले सीखना है बेटा, ये याद नहीं करना है, सीखना है। यहां हमें क्या करना है, क्रोमियम पे है 3 पॉजिटिव चार्ज, ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव चार्ज वाला है। पहला काम हमारा ये होगा कि हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 होगा, और 3d5 होगा। इसमें अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, और इसीलिए इंपॉर्टेंट क्रोमियम पूछता है, ठीक है ना? ध्यान रखना, यहां पर 4s में 1 हो जाता है और 3d में 5 हो जाता है। उसका डी कक्षक 5 कक्षक होते हैं डी में, इसलिए ऐसा होता है ना? क्रोमियम और कॉपर में भी 4s1 होता है और 3d10 हो जाता है 10, और बाकियों में क्या होगा? पहले 4s2 भरा जाएगा, बाकी संख्या इसमें बढ़ती चली जाएगी, ये याद रखना आपको, है ना? अब ये तो है क्रोमियम का, और हमें चाहिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव वाला, तो क्रोमियम 24 वाला है, और 3 पॉजिटिव का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन चले गए,
तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, कहां से जाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन? इस 5d से जाएंगे या 4s से? पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, ये याद रखना आपको बिल्कुल। पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, कहां से निकलेगा बाहर? 4s से। 4s से, है ना? 4s से क्यों जाएगा बेटा? क्योंकि बोलो, क्योंकि वह बाह्यतम कक्षा है। कैसे पता लगाया हमने बाह्यतम कक्षा, बाहर वाली कक्षा है, क्योंकि 4 बाहर होगा, 3 अंदर होगा, है ना? तो बाहर वाली कक्षा ये है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। तो अब देखो हमें क्रोमियम से 3 निकालने हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6 हमने लिख लिया, 3s2 लिख लिया, 3p6 लिख लिया, 4s0 कर दिया, अब 0 हो गया। लेकिन अभी तो एक ही निकला ना, अभी तो 2 और निकालने, तो 2 इस डी में से निकालेंगे, 3d में से 2 चलेगा, 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3। अब हमने क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके अंदर देखना है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे p के 3 कक्षक होते हैं बेटा, p के कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो इसमें तो पूरे 6 हैं, 4s 0 है। ये d के कितने कक्षक होते हैं, 5। d के कितने कक्षक होते हैं, 5, है ना? 1 2 3 4 और 5। तो देखो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 1 2 और 3। ये वाला भी खाली है और ये वाला भी खाली है, दोनों खाली है ना? तो यहां पर कितने हो गए, 3। और ये 3 कैसे भरे गए, हुंड के अनुसार। हुंड क्या कहता है, पहले में 1, फिर दूसरे में, तीसरे में। इन बाकियों में 2-2 है। देखो इसके 3 कक्षक है ना, सब में पूरे होंगे, ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम यहाँ देखते नहीं है। देखो 6 है ना, तो पूरे 6 पूरे भरे हुए। इससे पहले पूरे भरे हुए थे सब में, है ना? यहाँ देखो 2 पूरे हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इस सब में पूरे। लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये कैसे हैं, अयुग्मित हैं। तो वो पूछ रहा है कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हमें आंसर पता लग जाना चाहिए 3। यहां से पता लगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्म नहीं बनाए। अब मान लीजिए हम कहते हैं जिंक 2 पॉजिटिव में, जिंक 2 पॉजिटिव या कॉपर 2 पॉजिटिव। देखो अब हमें इनको निकालना है, ठीक है ना? तो देखो माना इसको, वो कहता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ना? तो यहाँ पर मान लीजिए उसने पूछा कि जिंक 2 पॉजिटिव में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हम निकाल सकते हैं। देखो जिंक का कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा जिंक का, 30। 30, गुड, है ना? और यहाँ पर देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 हो जाएंगे, है ना? अब इसमें से 2 निकलने, 2 कहां से निकलेंगे, देखो 4s से निकलेंगे, क्योंकि बाह्यतम कक्षा यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो d में कितने हैं, d के कक्षक कितने हैं, 5 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5, है ना? तो देखो इसमें 10 हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, इसमें तो 10 पूरे हो गए। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि इस वाले में तो हो नहीं सकता, इनमें तो हो ही नहीं सकता है बाकियों में। तो यहाँ पर क्या है, 10 के 10 पूरे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि पूछे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 है। और इससे एक चीज और पूछता हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो पूछेगा ही, ये पूछता है कलर्ड और रंगहीन या रंगीन। और ये क्वेश्चन आता है रंगहीन और रंगीन वाला क्वेश्चन, है ना? तो ये यहाँ पर हमें पता लग गया ये कैसे है, रंगहीन होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है ना? तो अब देखो कॉपर में देखते हैं, कॉपर में भी क्या होना है, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। तो यहाँ पर क्या होगा, 4s1 होगा और 3d10 होगा। अब इसमें से 2 पॉजिटिव निकलने, एक निकलेगा यहां से और एक निकलेगा इसमें से। अब कितना बचा है, 3d9। कॉपर में ये निकलेगा ना 3d9, तो अब 3d9 मतलब यहां पर हमारे पास 10 कितने वो है, देखो 1 2, अब ऐसे भरेंगे 3 4 5, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, नौवां ये हो गया, 9 ही तो है,
10वां एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बस यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, कॉपर 2 पॉजिटिव में 1। तो इस प्रकार से हम उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे याद आया मुझे। क्वेश्चन क्या है बेटा कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व डी ब्लॉक का तत्व है परंतु संक्रमण तत्व नहीं। कौन सा ऐसा है संक्रमण तत्व नहीं है? डी ब्लॉक का तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। कौन है? कौन सा एक एलिमेंट ऐसा है जो डी ब्लॉक का तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है? कौन है बेटा? किसी को याद हो? कौन से है कि डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है? किसी बच्चे को याद हो? इस पे हमने बहुत फोकस किया था, बहुत बार बताया था। बताओ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। बताओ बेटा। यहाँ पे बताना आप लोगों ने क्या हो सकता है। आप लोगों को याद नहीं है? जिंक, कैडमियम और Hg, ये 3 तत्व हैं बेटा जो डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। और मैंने कहा कि संक्रमण तत्व की परिभाषा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? कौन है संक्रमण तत्व? कोई बच्चा बता दो, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? कौन सा बेटा संक्रमण तत्व किसे कह सकते हैं? दो अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था और दूसरी मैंने बताई थी ऑक्सीकरण अवस्था में। दो प्रकार की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है और मूल अवस्था में क्या होगा, जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं मूल अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो संक्रमण तत्व कहलाएंगे। अभी हमने जिंक को देखा कि जो जिंक था, जिंक के 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसमें 3d10 थे, 10 के 10 पूरे थे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं थे। किसमें? ऑक्सीकरण अवस्था में। और इसकी मूल अवस्था में भी क्या नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए ये क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उनके डी कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किस किस अवस्था में? मूल अवस्था में और ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनके पास नहीं है। जिंक, कैडमियम और Hg तीनों डी ब्लॉक के तत्व हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है? क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, और कहीं पे जिंक दे रखा होगा, ठीक है ना, कॉपर दे रखा होगा, है ना, और स्कैंडियम दे रखा होगा और टाइटेनियम दे रखा होगा। इनमें से कौन सा नहीं है? और आपने देखा कि जिंक नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपके पास दे रखा है जिंक, कैडमियम और Hg और एक दे रखा है स्कैंडियम, इनमें से संक्रमण तत्व कौन सा है?
संक्रमण तत्व कौन सा है। तो संक्रमण तत्व कौन सा है बेटे इनमें? इनमें संक्रमण तत्व कौन है? केवल स्कैंडियम, ये तो है ही नहीं तीनों। तो इन तीनों को पहचान लो, जिंक, कैडमियम और Hg, ये तीनों को पहचान लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जिंक, कैडमियम और Hg जो है संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व है, इसलिए ध्यान रखो। तो बहुत सिंपल है बेटा, देखो एक अभिक्रिया है हमारे पास A प्लस बी, और यहाँ लिखा हुआ उत्पाद है ना, और इसके जो रेट ऑफ रिएक्शन निकला वो निकला R इज इक्वल टू के, और इस एक्टिव मास ऑफ A की पावर 1/2 है ना, और B की पावर 2/3, सॉरी 3/2, 3/2। तो ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया की कोटि निकालो। तो कोटि हम आसानी से निकालते हैं। कोटि कैसे निकालते हैं? कोटि बराबर 1/2, इनकी घातों को जोड़ देते हैं, और 3/2, ऊपर की संख्या जुड़े जाएंगी, 3 और 1 4, 4/2 बराबर कितना आ गया? 2। इसकी कोटि कौन सी है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। देखो बेटा क्वेश्चन इसी पैटर्न में आएंगे, है ना, सारे इसी पैटर्न में आएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन आया है ना, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है 100 ग्राम विलायक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होता है 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या? क्या कहलाता बेटा? ये तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था, और मुझे लगता है याद है भी। 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? 1000 ग्राम। हाँ सॉरी 1000 ग्राम, मैं 100 ग्राम कह रहा हूँ, सॉरी। 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलर। हाँ वेरी गुड। अच्छा मैं 100 ग्राम कह रहा था, चलो कोई बात है ना। इसको कहते हैं मोललता, ये ध्यान रखो, मोललता, ये मोललता, इसको हम क्या बोलते हैं? मोललता। यहाँ पे मोलरता भी आता है, देखो दोनों शब्द जुड़े हुए। मोलरता, मोलरता किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर लिखा हुआ 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या। यदि हम ये से कर दें 1 लीटर विलियन लिख लिया, कुछ नहीं करना हमने, 1 लीटर विलियन में, बस इतना परिवर्तन कर दिया। 1 लीटर विलियन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो तब वो क्या आ जाएगा? मोलरता। यदि हमने कहा 1000 ग्राम विलायक में, ये विलायक है बेटा, ध्यान रखना, यहाँ शब्द ये विलायक, और यहाँ बिलियन है, बस इतना अंतर है। यहाँ 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहलाते हैं? मोललता कहते हैं। और यहाँ 1 लीटर विलियन में, ये बिलियन शब्द में इंपॉर्टेंट, 1 लीटर बिलियन, लीटर भी है और बिलियन भी है, यहाँ पर विलायक है, बस ये दोनों चीजें। यदि आपने 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या देखी तो क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। और आपने 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या देखी तो उसे क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ठीक है, ये दो शब्द हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, तो याद रखना होगा आपको, है ना। अब मोललता, इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन भी इसमें न्यूमेरिक कर देते हैं। देखो मोललता को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या, याद रखना, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या कर देते हैं? विलायक का भार, और ये आ जाएगा केजी में, केजी या ग्राम में भी लिख सकते हैं। जब हम इसको विलायक का भार लिखेंगे, देखो पहले हम विलेय की मोलों की संख्या, जब मोल को 2 भागों में तोड़ते हैं तो किस क्या क्या भाग होते हैं? जो विलेय के मोलों की संख्या को 2 भागों में तोड़ते हैं तो क्या बनता है इसमें? पहले आएगा विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, और बटे क्या आएगा? विलेय का अनुभार। बस ये होता है, हमेशा ध्यान रखना, विलेय की जो ग्राम में मात्रा
और बटे विलेय का अणुभार होता है वो होता है विलेय के मोल, है ना। और देखो विलाय का भार केजी में, तो इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। क्या विलायक का भार ग्राम में, है ना, विलायक का भार ग्राम में, ये ग्राम में ले लिया हमने, है ना, ग्राम में। और बटे में क्या कर देंगे, इसको 1000 से भाग दे देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलरता आएगी सॉरी। ऐसे ही क्या करेंगे, मोलरता। देखो मोलरता क्या होता है, मोलरता हमारे पास होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर क्या आएगा, विलेय के मोलों की संख्या, ये फॉर्मूले भी याद रखना बेटा, मोलों की संख्या और बटे क्या आएगा, विलियन का आयतन। यहां पर देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, आयतन और लीटर में। यहां चेंज क्या हुआ बेटा, देखो यहां पर विलायक का भार है केजी में और यहाँ बिलियन का आयतन लीटर में, बस ये अंतर। बाकी सेम ऐसे उतारना है। यदि हम मोलों की संख्या को तोड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन ले लेने, यहाँ से विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, है ना। और यहाँ बिलियन का आयतन कैसे निकालेंगे, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में और बटे 1000 का भाग दे देंगे, सेम वो मोलरता आ जाएगा। तीसरा है इसमें मोल अंश। मोल अंश क्या होता है बेटा, मोल अंश बराबर क्या होता है, मोल अंश किसे कहते हैं, जो मोल प्रभाज हम जिसको बोलते हैं, मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, है ना, ये सब एक इस चीज है। मोल प्रभाज भी पूछे तो वही चीज है, मोल अंश है। तो इसको हम स्मॉल किससे दिखाते हैं, मोल अंश को किससे दिखाते हैं बेटा, एक्स से, है ना। और एक्स बराबर क्या होता है, हमेशा विलेय के मोलों, मोल विलेय के मोल, विलेय के मोल और बटे विलियन के मोल। यहां पर आएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल, है ना, विलेय के कितने मोल है, और बटे में आएगा विलियन के मोल, है ना। तो विलियन में कौन से होते हैं, के मोल। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, विलेय, विलेय में केवल विलेय होगा, तो देखो विलेय का अणुभार, है ना, इसको हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, विलेय के मोल। और बटे में क्या आएगा, विलियन के मोल। विलियन में क्या आएगा, विलेय प्लस विलायक, ऐसे दिखाते हैं कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एक कंडीशन ऐसी थी जो विलियन में इसकी संख्या बहुत कम होती है, मतलब न्यून होती है, तो इसकी तुलना में ये नगण्य होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, विलेय के मोल बटे विलायक के मोल, यहां पर आ जाएगा, है ना, तनु विलियन के लिए। तो फिर क्या होता है बेटा इसमें, यहां पर ये होता है विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, विलेय के ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, है ना। ऐसे विलेय की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, तो ये मोल अंश हो गया। इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं और इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, तीनों चीजें, है ना। अब मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। कुछ चीजें भी नहीं छूटेगी बेटे इसमें, है ना। लगभग एक पेपर को ढंग से पढ़ लो तो सारी चीजें आ जाएगी। अच्छा, गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या होती है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल को हमने पढ़ा था और मैंने क्वेश्चन भी दिया आप लोगों को, गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं बेटा। अब इससे सारे चैप्टर टच हो रहे हैं ना, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, तो हमें लगभग लगभग सारे चैप्टर टच हो रहे हैं। गैल्वेनिक सेल हमने बताया था कि एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है बेटा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। कैथोड पर क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैथोड कहाँ होता है और एनोड कहाँ होता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को 2-3 दिन मैंने मौका दिया, क्या आप लोगों ने बताया, देखा उस क्वेश्चन को, गैल्वेनिक सेल को देखा या नहीं देखा, क्या होता है बेटा गैल्वेनिक सेल में, बताओ। अब एक क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी है, बताओ गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, बिल्कुल। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। तो हमने एक चीज और बताई थी, जो गैल्वेनिक सेल होगा वो उसमें कुछ प्रोसेस बताई थी। गैल्वेनिक सेल में हमने कहा था दाईं तरफ कौन सा होगा और बाईं तरफ कौन होगा। जिस यहाँ
कैथोड पर बताया आपने, इसमें होता है अपचयन, ठीक है, और इस पर होता है उपचयन या उपचयन या हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है बेटा। ये दो चीजें हमें पता लग गई है ना। गैल्वेनिक सेल को हमने ऐसे बनाया था, दो हमने बर्तन लिए थे ऐसे, इसमें हमने क्या किया था, एक में कॉपर सल्फेट लिया था, कॉपर सल्फेट, और उसमें कॉपर की छड़ को डुबाया था। उसको क्या कहा था हमने, यहां हमने बीच में एक ऐसी रॉड लगाई थी, क्या बोलते थे इसको, इसको जो बीच में ऐसे कर रखा बेटा हमने, इसको क्या बोला जाता था, इसको क्या बोलते थे, भूल गए आप लोग, लवण सेतु बोलते थे क्या, लवण सेतु या साल्ट ब्रिज के नाम से मुझे बोलते, लवण से भरा रहता था। कौन सा लवण भरा रहता था इसके अंदर, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, ध्यान रखना, इसमें कौन सा लवण भरा जाता है, इसमें केसीएल भरते थे, क्या भरते थे, पोटेशियम क्लोराइड, केसीएल, है ना, केसीएल हो गया या KNO3 हो गया, है ना, इसमें भर सकते थे। यहाँ पर हमने कुछ लवण भरा, ये इसको बोलते थे लवण सेतु, है ना, ठीक है ना। और हमने क्या किया था, एक तरफ दहनी तरफ, सॉरी हमारे बाएं तरफ, जो हमारा बायां है, ये हमारा बायां इस तरफ है ना, लेकिन यदि देखा जाए तो ये हमारा बायां है ना। यहां पर हमने क्या लिया था, जिंक की रॉड ली थी, जिंक की एक छड़ ली थी, और इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया था, जिंक सल्फेट के। इलेक्ट्रोड की परिभाषा बताओ बेटा, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड की परिभाषा बतानी, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, कोई धातु की छड़ को जब हम उसी धातु के लवण के विलयन में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो उसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। देखो, हमने कोई धातु की छड़ ली, उस धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया, आंशिक रूप से डुबाया, है ना, आधा डुबाया या पूरा डुबाया, तो उसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड, क्लियर। किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। तो हमने धातु क्या लिया, जिंक की छड़, जिंक सल्फेट के विलयन में आंशिक रूप से डुबाया, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोड, है ना। दूसरा इलेक्ट्रोड हमने यहाँ लिया, हमने कॉपर की छड़ ली, है ना, और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया, किस में डुबाया, आंशिक रूप से कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया, है ना, किस में डुबाया बेटा, कॉपर सल्फेट के विलयन में आंशिक रूप से डुबाया, जिंक कॉपर की छड़ ली और कॉपर सल्फेट के विलयन। अब हमने क्या किया, इसको फिर जोड़ा, किससे जोड़ेंगे, एक गैल्वेनोमीटर ले लेंगे, है ना, जो हमें पता लगा दे कि ये इसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है ना। ये प्रैक्टिकल हमने वहां भी किया था, कहाँ, कोशिश कर रहे थे हम इसको लैब में, है ना, दो इलेक्ट्रोड इस टाइप से जोड़े, और हमारे पास छड़ नहीं थी तो हमने कोशिश की थी उसको जोड़ने की, है ना, भले उसमें थोड़ी सी लाइट दिखी थी। तो देखो बेटा, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमें पहले ये पता करना है कि कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा। कैथोड क्या होता है, जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा, तो देखो बेटा ऑक्सीकरण यहां हो रहा है ना, इस, सॉरी, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, यहाँ एनोड है, ये एनोड है, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। कैथोड हमारा यहाँ होगा, किस तरफ है, हमारे हाथ के यदि देखोगे, हमारे हाथ दाहिनी तरफ तो कौन से, दाई तरफ ये है कैथोड, और बाई तरफ कौन सा है, एनोड, ठीक है। अब दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, हमेशा पूछे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलते हैं, जैसे जिंक, यहाँ पर क्या, कौन सी प्रोसेस होगी, जिंक से Zn2 पॉजिटिव बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे, यहाँ निकल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक विभव उत्पन्न हुआ,
तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एनोड से कैथोड की तरफ कौन गए, इलेक्ट्रॉन। मैं अलग कलर में बना देता हूँ, कौन किस तरफ से किस तरफ गए, देखो यहां पर मैंने कहा ये है, ये गए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां बन रहे हैं ना, कहां बन रहे हैं, यहां पर। जिंक ने जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां से, ये जाएंगे यहां से। और जो धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो कहां से कहां होगी, ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है ना। दूसरे देखोगे करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, जो करंट बहेगा वो बहेगा कैथोड से एनोड की तरफ, ऐसे इधर आएगा। उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन जहां बह रहे होंगे उसके विपरीत विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो ये क्वेश्चन था, है ना। अब यहां ध्यान रखना कि जिंक क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ये जिंक खत्म होता चला जाएगा, लेकिन कॉपर क्या होगा, जमा होता चला जाएगा, कॉपर यहाँ जमा होता चला जाएगा। ये आप जो लोगों को मैंने बता रखा सारी चीजें, ठीक है ना, डिपॉजिट होता चला जाएगा कॉपर। और यहाँ क्या होगा, जिंक धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, एक टाइम ऐसे होगा। फिर हम इसको रिवर्स रिएक्शन करवाएंगे, चार्ज वाला का, है ना, तब ये अपोजिट हो जाते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से कैथोड और एनोड की कहानी है, ठीक है। अभी उस पर आएंगे। फ्रीऑन क्या बेटा, इसका यूज किस में किया जाता है, परिशीतन में किया जाता है, ठंडा करने में, वायु को ठंडे करने में, और एरोसोल को प्राणोदक के रूप में, तीनों है प्रयुक्त सभी होंगे, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको तब तक आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं की, है ना। देखो बेटा, ये कह रहा है बेंजल्डिहाइड एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करते, सही बात है। बेंजल्डिहाइड है ना, तो बेंजल्डिहाइड कौन सी अभिक्रिया देते हैं, कौन सी अभिक्रिया देते हैं बेटा बेंजल्डिहाइड, एल्डोल संघनन देते हैं या नहीं देते। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये क्या देगा, कैनिजारो अभिक्रिया देगा। हमने परसों इसी पढ़ा तो था, इसी चैप्टर में है, और लास्ट में इसी में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कैनिजारो से। यहाँ पर इन्होंने ये पूछा कि देखो ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, ये हमें पता होना चाहिए कि एक तो बनाएगा बेंजिल अल्कोहल, और साथ साथ में क्या बनाएगा, सोडियम बेंजोएट बनाएगा, ऐसे ऐसे करके। ये तो कैनिजारो अभिक्रिया देता है, तो ये कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं देता, सही है, तो नहीं देता है ना। ये देखो उसका कारण कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, ये भी सही है। ये दोनों कथन सही है। देखो ये एल्डोल संघनन नहीं देता है, बिल्कुल सही है। बेंजल्डिहाइड जो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, ये भी सही है। लेकिन एक कंडीशन है बेटा इसमें, कि ये दोनों तो हमने सही निकाल दिए, देखो ए और आर दोनों सही है, इतना तो हमने निकाल लिया। यहाँ 2 चीजें ए और आर सही है, ये दोनों चीज सही हो गई, लेकिन ए सही है बी गलत है, ये आर गलत है, तो ये गलत हो जाए, ये नहीं हो सकता, ये दोनों गलत है, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से आंसर है। अब आगे पढ़ते हैं इनका, देखो हमें यहाँ से यह एलिमिनेट करना है, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों हमारे पास नहीं होंगे, ये एलिमिनेट कर दिया हमने दोनों, ये आंसर में नहीं होने वाला। अब इतना तो हमने पता लगा दिया कि इनमें आंसर कोई और होने वाला है। अब कौन सा आंसर होगा, देखो ये कह रहा है एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक। ये देखो ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, जो आर है वो इसकी व्याख्या कर रहा है, इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है। ये देखो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, वो इसलिए वो कैनिजारो अभिक्रिया, यदि वहां कैनिजारो अभिक्रिया होता ऊपर, इसने पूछा एल्डोल संघनन, तो एल्डोल संघनन की व्याख्या करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये वाला ये व्याख्या तो नहीं कर रहा है ना। दूसरा देखेंगे ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। ये तो इसकी परिभाषा किसकी थी, कैनिजारो अभिक्रिया की। एल्डोल संघनन में इसके लिए कोई मतलब ही नहीं होता है कि अल्फा हाइड्रोजन
परमाणु नहीं होते। एल्डोल संघनन में ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। उसमें क्या था, इसमें एल्डोल संघनन में क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ऐसा तो था ही नहीं उसमें, है ना, कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु था उसमें बेटा, था या नहीं था? यदि था, यदि कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं एल्डोल संघनन देते हैं, ऐसी है परिभाषा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब तो सही हो जाएगा, देखो, है ना। देखो बेटा ये कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, है ना, तो तब हमारे पास ये सही हो जाएगा, ये पहले वाला सही होगा, मैं दूसरा वाला कह रहा था गलत हो रहा था, है ना। देखो ए यहाँ पर क्या होगा, आर, देखो आर जो है आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है ना। वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बेटा ये प्रदर्शित करते हैं ना, लेकिन ये कह रहा है एल्डोल संघनन नहीं प्रदर्शित करते, है ना, तो ये सही व्याख्या नहीं हो पा रही, इसलिए सेकंड ही आंसर सही होगा, ये पहले वाला नहीं होना इसलिए सही, है ना, क्योंकि व्याख्या नहीं कर पा रहा उसकी। एल्डोल संघनन की परिभाषा तो ये है कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, तो ये एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है ना, और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बनता है यहाँ पे, है ना, तो ये ध्यान रखना है, ये आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये तो ए और आर दोनों सही है, ये वाला कर रखा ना हमने। दूसरा वाला देखो, इसमें क्या होगा, देखो बेटे यहां पर भी ये कह रहा है, देखो फिनॉल की प्रकृति अम्लीय है, जो फिनॉल है वो कैसे अम्लीय प्रकृति का है, ये हमें पता है कि फिनॉल क्या होता है, फिनॉल बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है, और ये कैसे होता है बेटा, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना, ये कैसे होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है ना, ये H+ आयन देता है ना, ये तो हमें पता है, सही है, यहां तक तो सही है। जबकि अल्कोहल उदासीन होता है, ये भी सही है, CH3 CH2 OH, ये हमारे पास ये सही है, ये भी सही हो गया, है ना। तो ये सही होने का मतलब ये भी सही है, ये सही है, ए और आर दोनों, आर तो अभी देखते हैं, आर, है ना, फिनॉल में धन विद्युतीय फिनाइल समूह उपस्थित होता है। देखो बेटा यहाँ पर फिनॉल है और ये धन विद्युतीय कह रहा है, जब फिनॉल बनाता है ना, तो फिनॉल क्या करता है, यहाँ पर O नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाता है। फिनॉल में धन विद्युतीय फिनाइल समूह है, धन विद्युतीय, ये वाला, ये धन विद्युतीय तो है ही नहीं, है ना, तो ये तो सही है हमारे पास, ये तो सही हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है धन विद्युतीय होने के कारण फिनाइल समूह उपस्थित रहता है, तो ये आर गलत हो गई, ये गलत है, तो अब हम इनको देखने की जरूरत ही नहीं, ये आर सही, ये आर सही, ये नहीं दिखेंगे, ये गलत हो जाएंगे तो। यहाँ पर ए तो सही है, परंतु आर क्या है, गलत है, ये धन विद्युतीय समूह होने का मतलब ही नहीं बनता इसका, है ना, इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि धन विद्युतीय तो होता ही नहीं, ऋण विद्युतीय होता है ना, ऋणावेशित होता है, तो ये हो गया बेटा। अब पीपीएम क्या हुआ, पार्ट पर मिलियन, इसकी परिभाषा आप लोग देखोगे तो यहाँ पर है पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है बेटा, अवयवों के भागों की संख्या बटे बिलियन में सभी उपस्थित सभी कुल भाग जो अवयव होंगे उनके कुल भागों की संख्या के साथ हम 10 की घात 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा।